जो मुझे ये लगा कि अनुराधा जी बाकियों से अलग है, और वो अलग ये था आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी। आपने उस दौर में अपनी क्रिएटिविटी स्टार्ट करी है जहाँ पे नॉर्मली लोग एक कोने में बैठ के ये सोचते हैं कि हम भजन कर लेते हैं, हम कीर्तन कर लेते हैं, आसपास टीवी का चैनल चेंज कर लेते हैं, सीरियल देख लेते हैं। लिखने का शौक तो मेरा हुआ है करीब शादी के 25-30 साल बाद। जब आपको एक झटका लगता है ना, जब तक आप खुश रहते हैं तो कोई भी पोइट्री आपके अंदर नहीं उपजती है। मेरे बच्चे मेरे को देखकर बोलते हैं कि मम्मा आप ऐसी तो नहीं थी, क्योंकि उनको तो वो पुरानी वाली माँ याद थी। जो पापा की हाँ में हाँ मिलाती थी, रिश्तेदारों में हाँ में हाँ मिलाती थी। एक बहुत अच्छी मम्मी थी, सब बोलते थे कि तुम बहुत अच्छी हो। शायद वो बंधन थे मेरे। हमारा दिल एक शहर है जो बहुत सारी अजीब बातें चाहता है, अजीब सी बातें करने को कहता है, लेकिन हमें वो चीज़ हर हाल में करनी चाहिए जो हमारा दिल कहता है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका कुछ ऐसा असर मेरी ज़िंदगी में है जिसकी वजह से मैं अपने दिल की कुछ ज़्यादा अच्छे से सुनने लगी हूँ। आज मैं आपको अनुराधा शर्मा जी से मिलवाना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छा नज़रिया प्रदान किया है। आज आपका बहुत स्वागत है अनुराधा जी। आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपना इतना कीमती टाइम मुझे दिया, हमें दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अनुराधा शर्मा जी कौन है? अनुराधा शर्मा प्रेम के पीछे जाने वाली है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, वहाँ मैं हूँ। अनुराधा शर्मा ये हूँ। आप शायद आप 70 के आसपास है, 65-70 के पास है। मतलब आपने इतनी ज़िंदगी जी ली है, इतनी ज़िंदगी आपने समझ ली है, जहाँ मुझे पहुँचने में भी टाइम है। लेकिन आपकी सोच इस उम्र में, जो मुझे ये लगा कि अनुराधा जी बाकियों से अलग है, और वो अलग ये था आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी। आपने उस दौर में अपनी क्रिएटिविटी स्टार्ट करी है जहाँ पे नॉर्मली लोग एक कोने में बैठ के ये सोचते हैं कि हम भजन कर लेते हैं, हम कीर्तन कर लेते हैं, या हम आसपास टीवी का चैनल चेंज कर लेते हैं, सीरियल देख लेते हैं। बट आप उन सारी चीज़ों से हट के आपने पेंटिंग स्टार्ट करी, आपने लिखना स्टार्ट किया, और उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे हुनर हैं जो आप मुझे स्वेटर बताती है, ये बताती है, जिस चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। तो आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से अचानक पेंटिंग में आना मतलब आपने सोचा कि नहीं मुझे पेंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए या मुझे लिखना स्टार्ट करना चाहिए, इसका रीज़न क्या था? इसका रीजन तो ये था कि बचपन से ही मेरे को ये शौक था। पौधा कहीं ना कहीं बीज रूप में मेरा था अंदर जी, पर समय परिस्थितियों ने वो धीरे धीरे उभारना शुरू किया। और एक समय ऐसा आया कि वो जो बीज था वो पेड़ के रूप में विकसित हुआ, और वो हुआ है मेरे को मेरी बेटी के यहाँ। ओके। हाँ, जो यूके में रहती है जी, उसके यहाँ। वहाँ मुझे कुछ समय मिला अपने बारे में सोचने का, समझने का, और फिर मैंने अपने जो विचारों को है वो पेंटिंग के रूप में व्यक्त किया, कुछ लिखा, जो मेरे वो विचार बने रहे और जो अंदर कहीं ना कहीं दबे हुए थे वो विचार।
रिड कोर्ट में है, लाइब्रेरी में लगी हुई है। अरे वाह। हाँ, जी, वहाँ पर जी। मैंने पेंटिंग दी है, डोनेट की है वहाँ पर। जी। और अभी एक मणिकर्णिका आर्ट गैलरी है, वहाँ पे ऑनलाइन में मेरी हुई थी एग्जीबिशन, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। ओह वाह। हाँ और आपने जो आपकी राइटिंग, आपकी पोइट्री है, जी। आप ये भी आप बचपन से ही आपका ये शौक था? लिखने का शौक तो मेरा हुआ है करीब शादी के 25-30 साल बाद। अच्छा। जब आपको एक झटका लगता है ना, जब तक आप खुश रहते हैं तो कोई भी पोइट्री आपके अंदर नहीं उपजती है। जी। कहा है ना महादेवी वर्मा ने भी कि आहा से उपजा होगा गान। तो कहीं एक वो गृहस्थी में या रिश्तेदारों के थ्रू, किसी के थ्रू भी एक चोट लगी। उस चोट ने ही मेरे को जो है एक कविता का बीज को है। ये चोट आप बताना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना एक परिवार को समाज के हिसाब से नहीं देखना चाहती थी। मुझे ये लगता था कि जो मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, मेरी दुरानी है, जेठानी है, मैं उनको हमेशा एक सिस्टर के रूप में, और मैं ये चाहती थी कि जो मैं बेहतर नहीं कर पाई हूँ मैं उनको मौका दूँ करने का। पर क्योंकि वो लोग हैं ना सब समाज से बंधे हुए थे कि जो समाज चाहता है वो वही करते थे। और अधिकतर क्या होता है, जब आप समाज से हट के कुछ काम करते हैं तो समाज आपको बहुत चोट देता है। और समाज का मतलब खाली बाहर के लोग नहीं होते, सबसे पहले तो वो आपके अपने लोग आते हैं। जैसे तो रानी, जिठानी, सिस्टर वगैरह ये सब लोग आते हैं। इनसे कहीं जाने अनजाने एक चोट पड़ी जो मैं चाह रही थी, उन्होंने उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप गलत हैं। जो वो चोट थी ना, उसने मेरे अंदर की जो रचना को है वो विकसित किया। मैं उनके भी शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से ये हुआ है। मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ हमेशा। एक कहा है ना, किसी ऋषि ने यही कहा था कि भाई पूछा उनसे कि आप इतने बड़े गुरु कैसे बने हो। तो उन्होंने कहा कि ये सब मेरी पत्नी के कारण है, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत लड़ा करती थी मेरे से। मैं मंदिर में आना शुरू किया, मैंने वहाँ पे कहना धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, मुझे संगति अच्छी मिली है, इसलिए ऐसा हुआ। तो मैं भी अपने उन लोगों के शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे को चोट दी और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। कई बार जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं आपकी, वही आपको आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। आपने बिल्कुल तो मेरा तो यही नज़रिया रहता है कि अगर कहीं से आपको चोट पड़ी है, आप दुखी मत होइए, उसको ध्यान से देखिए, उसके पीछे के तत्व को देखिए आप। और जब आप उसको सही तरीके से देखने लगेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से देखने के लिए, तो आपको ये लगेगा कि ये आपके विकास का एक रास्ता है। उनको सीढ़ियाँ बनाइए, उसमें दबिए मत, दुखी मत होइए, उनमें परेशान मत होइए। तो मेरा तो यही फंडा है। एक पहला बंधन जो आपने तोड़ा? जी, पहला बंधन मैंने तोड़ा है आज से 20 साल पहले, जब मैंने बालों को कलर करने के लिए बिल्कुल मना कर दी। जबकि बेटों का दबाव, रिश्तेदारों का दबाव, सबका दबाव था। अच्छा। कि अब आप बाल जो है कलर क्यों नहीं करती, आप बूढ़ी सी लगती है। मैंने अपनी उम्र को, उनको बड़े स्वागत किया उस उम्र का। मैं कहा नहीं, मैं बाल नहीं रहूँगी, मैं बाल खोल के रहूँगी। पहले आप चोटी तो करो। मैंने कहा नहीं, मैं बाल खोल के रहूँगी। ये मेरी आज़ादी का पहला लक्षण था। वाह। जिसका विरोध बहुत हुआ, पर मैंने उस विरोध का को भी परवाह नहीं की। और मैं बाल हूँ बांधना, ये क्या एक बंधन शो करता? हाँ, बंधन है। जब आप किचन में जाते हैं तो आप चोटी बांधते हैं, ये बंधन है, बंधन का प्रतीक है ये। आप बाल खोलते हैं तो आपके एक आज़ादी का एहसास होता है। और शुरुआत आज़ादी जो है ना अंदर की आती है, वो पहले बाहर से शुरुआत होती है। आपको बाल खोलना, आपको मनपसंद ड्रेस पहनना, ये यहाँ से शुरुआत है। बाहर से अंदर की ओर जाने की ये यात्रा है आपकी। और ये यात्रा मैंने बाहर से शुरू की है। अब मैं अंदर भी उसी स्वतंत्रता से जीना चाहती हूँ, जी रही हूँ। तो एक आजाद अनुराधा जी अपने आप को कैसा देख रही हैं, कि वो क्या करते हुए आपको दिखती है? एक आजाद अनुराधा ऐसी रहनी चाहिए। पहाड़ों पे जाना, हाँ, बुक्स पढ़ना, कुछ मन की चीज़ें लिखना, पेंटिंग्स बनाना,
और समाज को कुछ देना, समाज से हटकर समाज के लिए बेहतर कुछ विचारों को, कुछ सोच को वापस लौट के समाज में फिर देना। मेरे बच्चे मेरे को देखकर बोलते हैं कि मम्मा आप ऐसी तो नहीं थी, क्योंकि उनको तो वो पुरानी वाली माँ याद थी जो पापा की हाँ में हाँ मिलाती थी, रिश्तेदारों में हाँ में हाँ मिलाती थी, एक बहुत अच्छी मम्मी थी, सब बोलते थे कि तुम बहुत अच्छी हो। शायद वो बंधन थे मेरे, अच्छे बनने का प्रेशर बहुत अच्छा था। बनने का वो प्रेशर था, क्योंकि वो समय वही था। उन्हीं पिक्चरों को देख देख के तो हम बड़े हुए हैं, वही हमारी सोच बनी है। पर जो वो वहाँ से वो जो मेरा एक कहना चाहिए कि फुल स्टॉप हुआ जिंदगी का, फिर मैंने अपनी एक नई जिंदगी की अपनी राह अपनी सोच के हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से बनानी शुरू की है। जो मैं आज हूँ, मैं अपने हिसाब से, अपनी सोच से। अनुराधा जी, आपने अपनी जिंदगी के 70 साल गुजारे हैं, बहुत सारे फेज या पड़ाव आपने क्रॉस किए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक बचपन की अनुराधा वो कैसी थी, वो क्या चाहती थी, शादी करने के बाद वो क्या चाहती थी, हस्बैंड के जाने के बाद क्या चाहती है, और अब अनुराधा जी अब क्या चाहती हैं? बचपन में मेरे को आर्टिस्ट बनने का बड़ा शौक था। जब मैं छोटी सी थी, 3rd 4th क्लास में थी, तो कहीं भी कोई फंक्शन होता था, मैं अपने छोटी सी पेपर में ड्राइंग बनाती और जाकर वहाँ गिफ्ट में देकर आया करती थी। मेरे पापा को भी बड़ा शौक था कि मैं इसको आर्टिस्ट बनाऊंगा, पर मेरा दुर्भाग्य ऐसे रहा, जब मैं 10th क्लास में थी तो पापा चले गए। मम्मी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि मम्मी उस समय सिर्फ 35 इयर्स की थी जब हमारे पापा चले गए। हम 6 भाई बहन थे, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, जिम्मेदारी बहुत एकदम सिर पर आई उनके, तो वो सपना कहीं ना कहीं खो गया। पर वो बीज बनकर तो मेरे अंदर बैठा हुआ था। कभी कभी वो बेचैन करता था। 18 साल में मेरी शादी हो गई। जब सब लोग सो जाते थे तो कभी इच्छा करती थी पेपर उठाऊं, कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाऊं, कुछ ना कुछ 2 लाइनें लिख देती थी और उसको छुपा दिया करती थी शादी के बाद। हाँ, कि शायद ये लिखना, ये पेंटिंग करना कोई ज़्यादा बढ़िया चीज़ नहीं है, क्योंकि समाज ने हमें वही सिखाया, पिक्चरों ने वही सिखाया हमें कि एक आदर्श बहू बने रहो, दूसरों के लिए आप अच्छे बने रहो। तो वही थॉट्स कहीं ना कहीं दिमाग में चलती रही, अपनी कोई भी सोच नहीं थी। पर हमारे ससुर थे, वो प्रिंसिपल थे, उनको कहीं ना कहीं ज़रूर लगता था। कई बार वो बोल देते थे कि बेटा कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रतिभा दबकर रह गई हो। शायद उन्होंने जाने अनजाने मेरी उस प्रतिभा को कहीं ना कहीं देखा। क्योंकि जो मेरे घर में है आज भी, जब मैं 7th 8th में थी, मेरी ओल्ड पेंटिंग है, मैंने बनाई थी, उस समय में लगी हुई थी, उसको देख के ज़रूर हमेशा बोला करते थे। ऐसे ही दौर चलता रहे, बच्चे हुए, उनकी पढ़ाई में लगे रहे। फिर मैंने यही सोचा कि जो मैं सपने पूरे नहीं कर पाई हूँ अपने, तो मैंने बच्चों को अपने कंधे पे खड़ा किया कि तुम वो सपने पूरे करो, उसके लिए मैं तैयार हूँ। अपने सपनों को कहीं ना कहीं मैंने बक्सों में बंद कर दिया। बच्चे बड़े हुए, सेटल हो गए, सब हो गए, पर कभी ना कभी वो बक्सों से झांक कर मेरे सपने तो बोलते थे कि अब मैं निकल आऊँ। मैं बोलती थी चुप, अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, और उसमें कुंडा लगा के रख देती थी। पर ख्वाहिश तो बहुत थी। वो पेंटिंग की कभी उभर कर आती, कभी लिखने की उभर कर आती। कुछ दुर्भाग्य कहो, कुछ भी कहो करके, आज से 15 साल पहले वो मेरे मिस्टर चले गए। फिर मेरे को वो जो अकेलापन आया, मैं और मेरा बक्सा सिर्फ मेरे साथ था। फिर मैं धीरे से गई, अपने बक्से को खोली, सारे सपने उभर उभर के सब बाहर आ गए। क्या हम बाहर आ जाएं, हम बाहर आ जाएं? मैंने कहा हाँ, अब बिल्कुल टाइम हो, तुम बाहर आ सकते हो। और सबसे पहले मेरा सपना पूरा हुआ है, मेरी बेटी ने पूरा किया है, जो यूके में रहती है। मैं उसके पास में कहने, मम्मा आपको पेंटिंग का बड़ा शौक था, अब आप अपनी पेंटिंग पूरी कीजिए। कुछ झिझक थी कि इतने साल बाद मैं ब्रश कैसे उठाऊंगी। कहने कोई बात नहीं, आप करो तो सही उन पेंटिंग को। मैंने करना शुरू किया, अपने विचारों को लिखना शुरू किया। वहाँ से मेरे आज़ादी का पहला शुरुआत हुई। उस बेटी को मैं थैंक्स बोलती हूँ। जब मैंने उसे अपने कंधों पे चढ़ाया और उसके सपने पूरे किए, आज मैं उसके कंधों पे खड़ी होकर अपने सपने को पूरा कर रही हूँ।
अनुराधा जी, एक हिंदी फिल्म है जिसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। आप इस लाइन से क्या इत्तेफाक रखती हैं? ये केवल युवा के लिए है, युवा वर्ग के लिए है, या ये हम सभी लोगों के लिए है? ये सभी लोगों के लिए है। किस तरीके से आपने ये चीज अपनी देखिए, जिंदगी में हाँ, मैं कभी? हिंदी के बारे में बताती हूँ हम्म, कि मुझे रोकने की बड़ी कोशिश होती थी माध्यम से हम्म, कि तुम अकेली नहीं जा सकती हो। एक दिन मेरा पिक्चर देखने का मूड हुआ, मैंने अपने मिस्टर को बोला कि साथ चलेंगे, कहेंगे कि नहीं मुझे टाइम नहीं है। हम्म, बच्चे बोलने लगे मम्मी आप अकेली तो जा नहीं सकती हो, बिल्कुल नहीं जा सकती हो। मैंने कहा ये मौका है मेरा उड़ने का। मैं चुपचाप रिक्शा की और जाके मैं पिक्चर अकेली देख कर आई हूँ। तब मुझे लगा कि उड़ना इतना मुश्किल नहीं है कि जितना हम सोच रहे थे। तो वो मेरी जिंदगी का एक सबसे खूबसूरत पहलू था, एक बंधन छोटा सा खोलने का। पहली बार का एहसास कि हाँ। हाँ मैं इतनी अरे, छोटी सी चीज थी और कर सकती थी। वो खूबसूरत एहसास भी आज भी मेरे को उड़ने के लिए प्रोत्साहित कर देता है। फिर दूसरा बंधन मेरे को मिला कि आप अकेले दिल्ली नहीं जा सकते हैं। अच्छा। मैंने कहा कि ये भी बंधन तोड़ के देखती हूँ मैं। थोड़ी घबराहट हुई, थोड़ा सा डर लगा, पर उस डर के आगे ही जीत है। मैंने ये चीज़ सोच लिया और मैंने खुद टिकट कराई जाकर, खुद टिकट कराए। उसके बाद मैं दिल्ली अकेली गई। अच्छा। और यहाँ से दिल्ली से सीधे घर पहुँची। अच्छा। मैंने वो टिक लगाया अपने उसमें, उड़ने का एक ये भी माध्यम है। ऐसे धीरे 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 छोटे छोटे से ऐसे मेरे को मौके मिलते रहे, जिसके कारण कहना आज मैं अपना आधा रास्ता तो पार कर ली हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रैवल करना अकेले अपने आप में एक आज़ादी महसूस कराती है। बिल्कुल 100%। ट्रेवल करना ये तो पहली सीढ़ी है आपकी। जैसे मैं बोलती हूँ यूके जाना था मेरे को, फर्स्ट बार जब मुझे यूके जाना था, तो जब मैं छोटी छोटी यात्रा में भी डरती थी, तो सबको ये था कि इतनी लंबी यात्रा ये अकेली कैसी करेगी। इसके लिए मेरे मिस्टर ने कहा कि नहीं तुम अपनी बड़ी वाली बेटी को ले जाओ। तो और मैं क्या हुआ, उसके टिकट हो गए, मेरे भी टिकट हो गए, मेरा पासपोर्ट नहीं बन पाया जब तक का। दुर्भाग्य नहीं बोलती मैं, तो इसे सौभाग्य बोलती हूँ कि मुझे मौका मिला है ना। तो वो बिटिया पहले ही चली गई, मैं फिर अकेली रह गई। थोड़ा निराश हुई। सबने कहा कि कागज पे लिख लिख के मेरे को दिया कि आपको ये गेट मिलेगा, ये गेट मिलेगा, आप ये बात करना, वो बात करना। मेरे को तो पूरा दिमाग कंफ्यूज कर दिया। मैंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा करके, मुझे इंग्लिश ठीक से नहीं बोलनी आती है, समझ नहीं पा रही हूँ मैं, कोई बात नहीं है। तो फिर मेरे दामाद ने सिर्फ मेरे को एक डायलॉग कहा, कहने लगे कि बस मम्मी आप ये बोल देना आई डोंट नो इंग्लिश ओनली हिंदी, ये इंग्लिश का डायलॉग याद कर लो बस। आप जो आराम से ही चली जाएंगी वहाँ पर। कहने वो आपकी हिंदी कोई जानते हैं, इसमें क्या शर्म की बात है। आपको तो प्राउड फील करना चाहिए, मैं अपनी भाषा पे पूरा अभिमान करती हूँ। तो बस मैंने क्या किया है, वो कागज जो इतने बड़े कागज सबने लिख लिख के दिए थे, मैंने वहीं पे फाड़े और चुपचाप मैं अकेली ही निकल गई। और जब मैं निकली अकेली, मैंने कहा इतनी मुश्किल तो नहीं थी जितना डर समाज ने, दुनिया ने, परिवार वालों ने मेरे को डरा के रखा था। क्यों, ये क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में आया। अनुराधा जी, आपने अभी अपनी बेटी के डिवोर्स के बारे में बताया और आपने ये भी बोला कि अभी बहुत स्मूथली और बहुत शांति पूर्वक ये सारी चीज़ें मैंने एक्सेप्ट करी और हो भी गया और बेटी भी खुश है, सभी खुश हैं, सब अपनी अपनी जगह में। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मतलब शांतिपूर्वक एक्सेप्ट करना आपने एकदम से, या कुछ ऐसा चीज़ हुआ कि धीरे धीरे आपको समझ में आया कि नहीं कर लेना चाहिए, ज़्यादा परेशानी है? तो मतलब इसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए कि। देखिए जब ये रिश्ता हुआ था तो जाने अनजाने क्या था कि मेरी भी इच्छा नहीं थी। क्योंकि जैसे मैं अपनी बच्ची के स्वभाव को जानती थी, उसके मेरे जो संस्कार थे उसमें, पर क्या हुआ है कि रिश्तेदारों का बड़ा दबाव था कि आप शादी कर लो, शादी कर लो, कर लो। जाने अनजाने मेरे मिस्टर भी उस दबाव में आ गए। और हुआ क्या कि उसका परिणाम यही हुआ कि डिवोर्स का परिणाम हुआ। क्योंकि दोनों में ये जरूरी नहीं है कि कोई विदेश में रहता है, उससे मैंने ये तो जाना समझा, कोई विदेश में रहता है जो ऊपर रूप से अपने को एक मॉडर्न दिखाता है, अच्छी सोसाइटी में रहता है, ग्रेटर क्लास में रहते थे जैसे, तो वो अंदर से कैसा हो।
तो उसके उनके विचार जो है बहुत ही संकुचित टाइप के थे। जैसे एक बहू है तो तुम घर में रहो, तुम सबसे लास्ट में खाना खाओ और पहले सब परिवार वालों को खिलाओ, जगह जगह पे रोक टोक होना। उसके बाद में कहना कि विदेश में भी बच्ची गई है तो उसको पूरे बंधन में रखना कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, क्योंकि मैंने तो अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिए थे। वो बच्ची तो बिल्कुल बंधी जा रही थी, कह ली मम्मा ये सब क्या है। तो मुझे ये जरूर लगा, एक ये तो पर्दा हटा कि विदेश में रहना या अच्छी सोसाइटी में रहना ये एक मापदंड नहीं होते, जो गलती हमारे से हुई थी। हमको तो यही लगा कि अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, तो शायद बढ़िया सोच होगी उनकी होगी। पर ये तो एक कहना चाहिए बिल्कुल साफ क्लियर हो गया था मेरे को। मैंने कहा नहीं, मेरी बच्ची का अब रहना संभव नहीं। फिर मैंने कहा इनको, जब इनके जाने का टाइम हो गया, क्योंकि इनको कैंसर था, मैंने कहा मैं अब अपनी बेटी को ऐसे नहीं रहने दूंगी। इन्होंने कहा कि ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा तुम करो। पार्टनर का पता होना कि ये कुछ दिन के ही मेहमान हैं, हाँ। साथ में बच्चे, 3 बच्चे, ऑलरेडी बेटी की प्रॉब्लम चल रही थी उस समय चल रही थी। सारा घर संसार, रिश्तेदार आपस में आपके घूम रहे हैं, हर किसी के नए नए सजेशंस होंगे आपके पास। बिल्कुल। फैसला आपने लेना था। जी हाँ। वो टाइम अनुराधा जी आपके लिए कोई ऐसा पॉइंट आया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, या ये कि नहीं मुझे पता है मुझे करना ही है? कभी टूटे आप? हाँ, बहुत टूटी हूँ, बहुत ज़्यादा घबराहट भी हुई है, पर उसके लिए ईश्वर कोई ना कोई साधन देता है ना। मेरे जो दामाद थे, जो अब नहीं रहे दुर्भाग्यवश, अच्छा, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वो हमेशा ये बोलते मम्मी आप आगे चलो, मैं आपके पीछे हूँ। उन्होंने मेरे को बड़ी सपोर्ट दी है, और उसके कारण क्या है, मैं आगे चलती चली गई। मैंने अपने जो फिर फैसले लिए उसके प्रति फिर मैं अडिग रही, और ईश्वर कृपा से ये रही कि वो सारे फैसले जो है सक्सेस होते चले गए। बेटी का मैंने जो लिया है डिसीजन लिया, मैंने कहा जब आपस में विचार ही नहीं मिलते हैं, परिवार का परिवेश भी बिल्कुल डिफरेंट है, और मेरी बच्ची बिल्कुल डिप्रेशन में जाने वाली है, बिल्कुल बुरी स्थिति थी उसकी। कह ले मम्मी अगर ऐसा रहा तो मैं नहीं रहूँगी। मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं, अब मैं साथ तुम्हारे हूँ। 2011 में ये चले गए थे, और 2014 में मैंने उसका डिवोर्स करा दिया। 11 महीने बाद ही मैं उसके पास चली गई, और मैंने शांति से बैठ के कराया। जबकि उनकी फैमिली ऐसी थी, वो लड़ते झगड़ते सब कुछ कोशिश करते, मैंने बड़े धैर्य से बैठ के कराया है कि बेटा अब आप लोगों के विचार नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए बेहतर ये है कि दोनों अलग हो जाएं शांति से। और मैंने उनको अलग कराया, मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। एंड शायद आपकी हिम्मत ही आपकी बेटी को हिम्मत दे पाई, एक बेटे को की परवरिश वो खुद कर रही है अपने जी हाँ बच्चे की, एंड अकेले यूके में रह के। जी। तो हर बेटी अपनी माँ को जरूर देखती, जैसे आपने अपनी माँ को देखा। जी हाँ हाँ, मैंने संघर्ष देखा माँ का अपना, जिसकी वजह से आप कहती हैं कि हाँ, मुझे उनसे हिम्मत मिली है, मुझे जी हाँ सोचने समझने का एक गाइडलाइन उनसे मिला। शायद यही आपकी बेटी को भी यही सपोर्ट मिला। हाँ बिल्कुल। एंड मेरे ख्याल से आपकी जो बेटी है, इन्होंने ही आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल आज जो मैं हूँ तो मैं तो उसका श्रेय अपनी बेटी को देती हूँ, और बेटी मेरे को देती है श्रेय, और मैं अपनी माँ को देती हूँ। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो, हालांकि बहुत लोग अभी भी इस चीज़ से को मानते हैं कि लड़के का होना इतना ज़रूरी नहीं है। आज की डेट में, आज के टाइम में लड़की का होना बहुत जरूरी है। ये तो है। अभी हमारी फैमिली में अगर सोचो, हम सब महिलाएं हैं ऐसी। मैं हूँ, मेरी बेटी है, बड़ी वाली बेटी है, वो भी अपने दम पे खड़ी है। अब उनके मिस्टर नहीं है तो वो भी अपने दम पर खड़ी है। उसके बाद में हमारी बेटी की जो सास है वो भी अपने दम पर खड़ी हैं। वो BHU में मेडिकल कॉलेज की डीन रही हैं, वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चल रही हैं। तो हम लोगों की फैमिली में भी कुछ ऐसा रहा है कि हमारे संस्कार ऐसे रहे हैं कि सब अपने दम पे खड़े हैं और चल रहे हैं, एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। आपने समाज में एक चीज़ बात सुनी होगी, पुरुष का पुरुष से प्रेम, महिला का महिला से प्रेम। ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहे हैं, या होमोसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, बायसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, गे शब्द आपने सुना होगा। इस चीज पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
ये तो क्या है, अब पुरुष में जो है स्त्री गुण अधिक आ जाते हैं। कई बार पुरुष गुण अधिक विकसित हो जाते हैं। हमारे अंदर दोनों तरह के गुण होते हैं, एक स्त्री गुण होते हैं, एक पुरुष गुण होते हैं करके। जब वो किसी एक की अधिकता हो जाती है, उसका मेन कारण कई बार ये भी होता है कि आपको परिवेश कैसा मिल रहा है। एक तो ये कारण होता है, एक होता है कि आपके हार्मोन्स का होता है कि हार्मोन्स की अधिकता किधर की तरफ अधिक हो जाती है। तो जो मैं समझती हूँ ये गे वाला है या स्त्री का स्त्री से प्रेम है, तो इसमें ये हो जाता है कि कई बार एक स्त्री का पुरुष गुण ज्यादा आ जाता है है ना, इनबैलेंस हो जाना, हार्मोन्स का इनबैलेंस हो जाना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये चीज आपके परिवार या आपके बच्चे में अगर देखने मिलती है तो आप कैसे सपोर्ट करेंगी या काउंसलिंग करेंगे कि बेटा ऐसे नहीं, या आप किस तरीके से इसे हैंडल करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं उसको समझूंगी, है ना, अधिक से अधिक जानकारी लूंगी, समझूंगी उसको, और फिर धीरे से स्वीकार करना ही बेहतर है। क्योंकि बच्चे की खुशी, उसकी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके समाज का देखना कि समाज क्या कहेगा या परिवार वाले क्या कहेंगे। वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चे की खुशी, उसकी लाइफ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो इस चीज़ को स्वीकार कर लूँगी। आपने अभी एक बात बताई थी कुछ देर पहले कि आप अभी हरिद्वार और ऋषिकेश गई थी जी, और आपको वहां से किसी ने फोन किया। वो क्या किस्सा था? क्या करने को कह रहे थे कि नहीं अनुराधा जी अगर हरिद्वार और ऋषिकेश गई हैं तो वो यही करेंगी? अच्छा अच्छा, वो मेरी बड़ी सिस्टर का फोन आया था। वो बोलने लगी कि भाई आपने मनसा देवी नहीं आप घूमी हैं, हर की पैड़ी में आप स्नान नहीं किए हैं, तो फिर आपका हरिद्वार आना व्यर्थ है। तो मैंने कहा कि जिंदगी खाली इसी के लिए है क्या? मैं तो ये जिंदगी जीने के लिए नहीं आई थी। मेरी इच्छा होगी तब मैं जाऊंगी ना, आपके कहने से मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो इसी परिपाटी, उनका उद्देश्य सिर्फ वो ये भीड़ के साथ चलने का होता है ना। तो मैं कभी उन चीज़ों को बुरा नहीं मानती। असल में मेरे साथ क्या होता है, जब वो बात कहते हैं तो मैं उसके दूसरे पक्ष को खड़ा कर देती हूँ अपने सामने कि कोई बात नहीं है, इन्हें भी स्वीकार कर लो, है ना, कि ये कह रहे हैं इन्हें स्वीकार कर लो, पर वो काम करो मत जो आपको पसंद नहीं है। तो मैंने उस बात को अवॉइड किया और मैंने अपने वो काम किए जो मुझे खुशी दे रहे थे। मैं गंगा के किनारे घंटों तक बैठी, मैंने वहाँ पे अपनी बुक्स पढ़ी जो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। मैंने 2-4 कविताएं लिखी, है ना, तो मैंने वो किया। आप है ना समाज से को हटा नहीं सकते, बस उनको समझ सकते हैं। समाज के साथ में रहकर और समाज को समझ के ही आप बाहर निकल सकते हो इन सब चीजों से। आप रोती हैं कभी? कभी ऐसे अकेले? कभी कभी। किस बात से रोना आता है आपको? जैसे क्या होता है कि जब मैं ये चाहती हूँ आगे वाली मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है तो थोड़ा सा दुख होता है। कौन? इसलिए दुख होता है करके कि वो बात उसके भले के लिए भी थी, पर वो कह रहा है कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा। फिर मैं अपने को ये समझा लेती हूँ करके कोई बात नहीं, उसके अपने विचार है, मेरे अपने विचार है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी इच्छाएं क्या रह गई हैं, आप क्या क्या करना चाहती हैं? अभी तो कुछ इच्छाएं हैं ऐसी। अभी यूके जाऊंगी, जाकर बाल कटवाऊंगी, डांस करती हूँ मैं और एंजॉय करती हूँ, लिखती हूँ, बच्चों के साथ एंजॉय करती हूँ। साइकिल चलाना सीखा है, उसकी वहाँ फिर प्रैक्टिस करूँगी। अच्छा, इस उम्र में आप साइकिल चलाना भी मतलब कुछ दिन पहले ही सीखा है? सीखी है मैंने, साइकिल सीखी है जी। और कार चलाने की और ख्वाहिश है। कार चलाना चाहती है? चाहती हूँ मैं। जी जी। तो चाहा तो ये भी पूरी होगी मेरी। अच्छा, आपको अगर मैं ये ऑप्शन दूं कि बोन फायर करना है या एक रात रात्रि जागरण करना, आप क्या चूज करेंगे? बोन फायर। बोन फायर, ओके। आपको एक रिश्तेदार के यहाँ जाके किटी पार्टी अटेंड करनी है, किटी पार्टी कह सकते हैं, किटी पार्टी अटेंड करनी है या स्विमिंग करना है? स्विमिंग करना। स्विमिंग, ओके। आपको गहनों से लाद के
एक फोटोग्राफ कराऊं या आपको एक कैजुअल ड्रेस में, मॉडर्न ड्रेस में बैठा के आपकी फोटोग्राफ कराऊं? कैजुअल ड्रेस। कैजुअल ड्रेस। बालों का आप सैलून जाती है तो आपको बालों का हेयर स्टाइल करना है या उसे हवा में उड़ाना है? हवा में उड़ाना है। ओके, तो इच्छाएं एक 25 साल की लड़की भी कर सकती है, वो इच्छाएं हम हाँ, इस उम्र में भी हमारी सेम इच्छाएं। सेम इच्छाएं रहती हैं, ख्वाहिश तो सेम रहती हैं करके। हम्म। उसका उम्र का उस पर कोई असर नहीं होता। तो ये यूके जाके ही क्यों करना है, आप यहाँ क्यों नहीं कर रही हैं? हाँ, ये तो एक थोड़ा सा आपने क्वेश्चन अच्छा किया है कि मन में एक जो समाज ने एक डर बैठा रखा है वो शायद 70 साल में भी निकला नहीं है, कहीं ना कहीं वो आ जाता है। इसलिए हो सकता है कि जो समाज के कहते नहीं है कि उल्हानों के जो पत्थर होते हैं वो जो हम उससे संभाल बचने नहीं की कोशिश पाते में हैं। लगे रहते हैं हम लोग, और वो एक आदतों में भी है शायद, अब घायल ना हो। पर मुझे लगता है कि अब यहाँ पे भी वो करना पड़ेगा मेरे को, और करूँगी यहाँ पर। हाँ, ट्रेडिशन को जानती जरूर है, जानूंगी But फिर हाँ। उसको मानूंगी। अगर जब तक जाने बिना मैं नहीं मानूंगी, मेरा एक रूल है ये। हमें अपने बड़ों से कोई सफाई नहीं लेनी है। अब हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें फ्री छोड़ दें। हमें ये नहीं पूछना है कि कब, क्यों, कैसे, क्यों करना है, समझाओ। जब वो हमारे पीछे खड़े थे चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, तो आज हमारा टाइम है उनको मोटिवेट करने के लिए। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमें समझाने के लिए। बस इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट टाइम किसी खास मेहमान के साथ आकर आपसे मिलूंगी। और अनुराधा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई और इतनी अच्छी बातें आपने हमसे शेयर करी। एंड मैं चाहूँगी कि हम एक बार और किसी बात पे बैठे और बहुत सारी चर्चा और करें। तो आप कीप गोइंग, आई मीन यू आर ट्रूली इंस्पिरेशनल फॉर एवरीवन। थैंक यू, धन्यवाद। बस नेक्स्ट टाइम बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।